1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक असैनिक विद्रोह हुए। अधिकांश विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। अपदस्थ शासकों सामंतों ने सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के कारण विद्रोह किए। 1764 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेज सिपाही विद्रोह हुआ। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी से पूर्व अनेकों सैनिक विद्रोह हुए थे। उनमें कुछ विद्रोह हैं, जैसे पहला विद्रोह बेल्लोर विद्रोह 1806। बेल्लोर विद्रोह 1806 ये विद्रोह भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह बैरकपुर में 1824 में हुआ था। ये विद्रोह 47वीं रेजिडेंट ने समुद्र पार बर्मा में सेवा देने से मना कर दिया था। अगला तीसरा विद्रोह 1842 में 34वीं रेजिडेंट ने किया था। चौथा विद्रोह 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैवलरी 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। पांचवा विद्रोह 1850 में 66वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री व 1852 में 38वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। अब जानते हैं 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। अधिकांश इतिहासकार चर्बी वाले कारतूस को विद्रोह का कारण बताते हैं, परंतु जो आधुनिक अनुसंधान से सिद्ध हुआ है कि चर्बी जो कारतूस था विद्रोह का एकमात्र कारण था। 1857 का विद्रोह 100 वर्षों के राजनैतिक धार्मिक सामाजिक व आर्थिक कारणों से हुआ था। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामिस्टन था। लॉर्ड पामिस्टन का वास्तविक जो नाम था हेनरी जॉन टेम्पल था। आइए समझते हैं विद्रोह के कारणों में सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? जो वेलेजली था उसकी सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत देशी राज्यों को स्वयं के खर्च पर ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती थी। बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। सहायक संधि को सर्वप्रथम जो सहायक संधि थी उसको सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद राज्य शासक निजाम अली, फिर क्रमशः 1799 मैसूर यहाँ का शासक कृष्णराय, 1799 तंजौर यहाँ का शासक सरफरोशी द्वितीय, 1801 में अवध शासक सादत अली, 1802 में पेशवा शासक बालाजी द्वितीय, 1803 में भोसले शासक रघुजी भोसले, 1803 में सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया ने स्वीकार किया। हैदराबाद राज्य ने 1800 में पुनः सहायक संधि की थी। वेलेजली ने फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत, तंजौर का शासन अव्यवस्था के आधार पर हड़प लिया था। 1853 में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम पर सहायक सेना का बकाया का आरोप लगाकर बरार का प्रदेश छीन लिया। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति दयावसान, गोद निषेध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाती है। व्यक्तिगत नीति के तहत भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी जो डलहौजी है उसने जो भारतीय राज्य उनको 3 श्रेणियों में बांटा। पहले कौन से वे? वे राज्य थे जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रहे, यानी ब्रिटिश शासन के गुलाम नहीं रहे या उनकी सत्ता के अधीन नहीं रहे। दूसरे, वे राज्य जो मुगल बादशाह या पेशवा के अधीन रहे। तीसरे, वे राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने सनद मान्यता देकर स्थापित किया। तो प्रथम श्रेणी में क्या था? प्रथम श्रेणी में अंग्रेज दखल नहीं देंगे। दूसरी श्रेणी के राज्यों के शासक यदि बिना वैध उत्तराधिकारी स्वयं का पुत्र मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनके नामित उत्तराधिकारी को स्वीकार करना अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर करेगा। तीसरी श्रेणी के राजाओं के शासक को किसी भी प्रकार अवैध उत्तराधिकारी गोद लिए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत नीति से हड़पी गई रियासतें सतारा महाराष्ट्र 1848, यहाँ के शासक अप्पा साहिब थे।
इसी हड़पे जाने पर जोसेफ ह्यूम ने सतारा के विलय की तुलना जिसकी लाठी उसकी भैंस से की। जॉर्ज क्लार्क ने सतारा विलय का विरोध किया था। जो जॉर्ज क्लार्क अंग्रेज था, उसने सतारा विलय का विरोध किया था। जैतपुर और संभलपुर उड़ीसा 1849। जैतपुर का शासक नारायण सिंह था। बघाट तत्कालीन पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में। झांसी उत्तर प्रदेश 1853, शासक गंगाधर राव। और नागपुर महाराष्ट्र 1854, यहाँ का शासक रघुजी तृतीय। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक बारिश न होने पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र था, न कि आश्रित राज्य। इसी प्रकार उदयपुर और बघाट के विलय संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव, नागपुर की रानी ने यशवंत राव को गोद लिया। झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस थे। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। अवध के बारे में डलहौजी कहता है, जो अवध था उसको कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। उसके बारे में, अवध के बारे में डलहौजी कहता है, ये चेरी यानी गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। चौथा, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहब की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी, क्योंकि ये पेंशन निजी रूप से बाजीराव को दी गई थी, ना कि पेशवा को। पांचवा, डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों को राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। 6, डलहौजी ने 1849 में घोषणा की डलहौजी 1849 में घोषणा करता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो शहजादे हैं जवा बख्त को मुगल महल लाल किला छोड़ना पड़ेगा और कुतुब मीनार के पास एक छोटे मकान में रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने घोषणा की कि बादशाह की मृत्यु के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग घोषणा करता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और सिर्फ राजा कहलाएंगे। डलहौजी से पहले गवर्नर जो ऑकलैंड था ने भी मुगल सम्राट को अपने जो अधिकार हैं उनको छोड़ने का दावे छोड़ने को कहा था। इसके बाद प्रशासनिक कारण क्या थे? पहला कारण हमने देखा राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या है? भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे पदों से वंचित कर दिया गया। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार के पद से ऊपर नहीं था। न्यायिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ दर्जा दिया गया। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे? रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया। ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। धर्मांतरण के प्रयासों ने भारतीयों को नाराज कर दिया। 1850 में लॉर्ड डलहौजी के समय एक कानून आया जिसका नाम था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे लोगों को लगा कि भारतीयों को ईसाई बनाने की साजिश की जा रही है। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान आर.डी. मैगलस ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहरा सके। सामान्य सेवा भर्ती नियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, कैनिंग के द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत सभी रंगरूटों को समुद्र पार ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। भारतीय जहाजों में समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। जो भारतीय समाज था उसमें समुद्र की यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। 1857 का जो अगला कारण है क्रांति का, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग व्यापार के विरुद्ध थी। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश, भू राजस्व नीति के कारण लोगों के आर्थिक शोषण व उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। इसने विद्रोह की भूमिका को तैयार किया। बंबई में इनाम कमीशन के द्वारा 20,000 जो जागीरें थीं जब्त की गईं एवं अवध के तालुकेदारों से जमीनें छीन ली गईं। इसके बाद आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण में आइए जानते हैं क्या क्या था। सेना में भी भारतीयों में पदोन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के बारे में असंतोष था। भारतीयों को केवल निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था।
व सैनिकों का वेतन प्रति सैनिक 7 रुपए मात्र था, जो न्यूनतम था। उन्हें समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ता बंद कर दिया गया। पदोन्नति में कम वेतन असंतोष से के सबसे गंभीर थे। 1854 के डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। इन कारतूसों का निर्माण बंगाल में होता था। परंपरागत ब्राउन बैश के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने से हिंदू मुसलमान दोनों भड़क गए। नई इनफील्ड राइफल थी। कारतूसों का जो निर्माण था बुलबिच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था। जो कारतूस बनते थे बुलबिच आर्सेनल लंदन के कारखानों में बनते थे। इनफील्ड राइफल अंग्रेजों ने भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल की थी एवं जनवरी 1857 में इसका प्रयोग आरंभ हुआ। इनफील्ड राइफल के भारत में उत्पादन एवं प्रशिक्षण स्थल अंबाला दमदम सियालकोट थे। यानी जो इनफील्ड राइफल थी इसका उत्पादन और प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? अंबाला दमदम सियालकोट में इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। आरसी मजूमदार के अनुसार चर्बी वाले कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का काम किया और इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजों की राज की जड़ें हिल गईं। आरसी मजूमदार कहते हैं चर्बी वाले कारतूसों ने चिंगारी का काम किया, इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गईं। बी ए स्मिथ एवं जॉन विलियम के यानी बी ए स्मिथ और जॉन विलियम के की अध्यक्षता में चर्बी लगे कारतूसों के लिए जांच आयोग गठित हुआ, जिन्होंने चर्बी की बातों को स्वीकार किया। अब जानते हैं विद्रोह की योजना। विद्रोह की योजना कैसे बनी इसको भी समझ लेते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नाना साहब धुंधु पंथ के सलाहकार अजीमुल्ला क्रांति दूत के नाम से प्रसिद्ध ने सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार रानोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। दोनों ही अपने शासकों के राज्य व्यवगत सिद्धांत के तहत हड़पे जाने के विरुद्ध अपील करने लंदन गए थे। वापसी में अजीमुल्ला खां क्रीमिया के युद्ध के दौरान उमर पाशा से भी मिले। भारत में इस विद्रोह की योजना का क्रियान्वयन नाना साहब के द्वारा किया गया। विद्रोहियों ने 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने का दिन चुना था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया। रोटी को एक चौकीदार एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाता है। अब आइए समझते हैं 1857 के विद्रोह को संक्षेप में। दिल्ली विद्रोही थे बहादुर शाह और वक्त खां। यहाँ जो समय था 11 और 12 मई 1857। इस विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी था निकलसन और हडसन। यानी दिल्ली में बहादुर खां वक्त खां 11 और 12 मई 1857, और जिस अधिकारी ने दबाया उसका नाम था निकलसन और हडसन। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857, कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक। लखनऊ अवध बेगम हजरत महल 4 जून 1857, कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक और आउटरम। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 जून 1857, जनरल ह्यू रोज। जगदीशपुर कुंवर सिंह 12 जून 1857, विलियम टेलर, विंसेंट आयर। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जून 1857, जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद लियाकत अली 6 जून 1857, कर्नल नील। बरेली खान बहादुर खान बख्त खां जून 1857, विंसेंट आयर, कैंपबेल। फतेहपुर अजीमुल्ला, रेनर्ड और कैंपबेल। अब आइए समझते हैं विद्रोह का प्रारंभ यानी विद्रोह का आरंभ और प्रसार। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक जो सिपाही थे अवध के थे। अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री क्रमशः मेजर जनरल जॉर्ज एनिसन, इनका समय जनवरी 1856 से 27 मई 1857 तक था। एनिसन के समय विद्रोह शुरू हुआ। एनिसन की दिल्ली में 27 मई 1857 को हैजा से मृत्यु हो गई। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल
पैट्रिक ग्रांट, इसके बाद जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक ग्रांट जून 1857 से अगस्त 1857 कुल 87 दिन के लिए ये सेनापति बना। उसके बाद कॉलिन कैंपबेल अगस्त 1857 से 4 जून 1861 तक ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए, इन्होंने विद्रोह को कुचला। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को घटी, जहां 34वीं आईएन रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूशन की हत्या कर दी। हेयरसे को भी गोली लगी। जनरल जॉन बेनेटे हेरसे बैरकपुर छावनी 34वीं एनआई कमांडिंग ऑफिसर था। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश तत्कालीन गाजीपुर बलिया जिले के रहने वाले थे। दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सैनिक थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, जो क्रांति का पहला शहीद था। मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की सहायता के आरोप में फांसी दी गई। इतिहासकार जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को आताताई कहा है। जो इतिहासकार जॉन विलियम के है, मंगल पांडे को आताताई कहता है। 9 मई को कुछ सैनिक बाजार में घूम रहे थे तो महिलाओं ने उन पर ताने कसे। इस घटना का उल्लेख तत्कालीन मुरादाबाद के जज जो हैं जेसी विल्सन के द्वारा किया गया। 10 मई 1857 रविवार के दिन मेरठ छावनी में 20वीं आईएन के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया और 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैबिट थे। सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांत अचानक अकाल्पिक था। यानी सुरेंद्र नाथ सेन कह रहे हैं कि जो मेरठ का विद्रोह था गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली प्रस्थान किया। 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में क्या हुआ? जब दिल्ली पहुंचे तो 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने अनिच्छा दिखाते हुए इस नेतृत्व को स्वीकार किया। दिल्ली में जफर ने शहजादा जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसके स्थान पर वक्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने वक्त खान के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले निकलसन एवं हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस दौरान निकलसन जो है वो मारा जाता है। बहादुर शाह को 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। बहादुर शाह द्वितीय जफर को गद्दार जो अंग्रेजों को सूचना देता था उसका नाम इलाही बख्श था, जो जफर का संबंधी था और उनके सहयोग से जफर को गिरफ्तार किया गया। जफर को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया गया। विद्रोह में जफर के मुकदमे का जो जज था वो हैरियट था। विद्रोह में जफर का सबसे विश्वसनीय परामर्शदाता हकीम एहसान उल्ला था। जफर का शाही अखबार नवीस चुन्नीलाल था। बहादुर शाह को गिरफ्तार करके उसकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया। 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही उनको दफनाया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, पौत्र मिर्जा अबू बकर को गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद हजारों लोगों का कत्ल किया गया, जिसका वर्णन बंबई गवर्नर एल्फिंस्टन ने किया है। यानी दिल्ली पर जब अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया तो हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया, जिसका वर्णन बंबई का गवर्नर एल्फिंस्टन ने किया है। इसके बाद नंबर आता है झांसी का। झांसी 4 जून को झांसी में राजा गंगाधर राव की जो विधवा हैं रानी लक्ष्मीबाई, वास्तविक नाम मणिकर्णिका, के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। मार्च 1858 में फिरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी के पतन के बाद रानी कालपी होती हुई ग्वालियर आ गईं। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज और स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ती हुई शहीद हुई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई अकेली महिला मर्द है। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में नारा दिया, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी का। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में, समाधि ग्वालियर में है।
रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी के नाम से जाना जाता है, महलपरी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद ग्वालियर में तात्या टोपे विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे। कालपी उत्तर प्रदेश में बस गए। वे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान भी आए। तात्या टोपे अप्रैल 1859 में उनके मित्र यानी अप्रैल 1859 में एक मित्र मान सिंह सिंधिया का सामंत के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल हैं, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया। विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। इसी घेरे में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए जो हेनरी लॉरेंस है वो मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की रक्षा की कमान संभाली। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, जनरल नील लखनऊ में अपने जीवन खो दिया। कौन कौन? हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, जनरल नील लखनऊ में मारे गए। हैवलॉक व ऑट्रम ने लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का असफल प्रयास किया। अंत में 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपवेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीता। बेगम हजरत महल पराजित हुई, नेपाल चली गईं और गुमनामी में मर गईं। इनको महक परी के नाम से जाना जाता था, यानी हजरत महल को महक परी कहा जाता था। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। नाना साहब धोदूपंत के नेतृत्व में तात्या टोपे ने उनकी सहायता की। कानपुर के सती चौरा घाट नामक स्थान पर 27 जून 1857 को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला। इस स्थल का अध्ययन मुखर्जी ने किया। नाना साहब ने बीबी घर कानपुर नामक स्थान पर 15 से 16 जुलाई को 1857 को अंग्रेजों का कत्लेआम किया। विद्रोही ने जनरल बिंडम को नवंबर 1857 में कानपुर के पास पराजित किया। विद्रोह के समय कानपुर में अंग्रेजी सेना का कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूज व्हीलर था। 27 जून 1857 को लड़ता हुआ मारा गया। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर अधिकार कर लिया। नाना साहब पराजित होकर नेपाल चले गए। नाना साहब का भाई बाला साहब भी क्रांति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। जगदीशपुर, आरा, पश्चिम बिहार, पटना में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने युद्धों में जख्मी हो जाने से 27 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला उपनाम सिकंदर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अवध की बेगम हजरत महल को भी उनके शाहजहांपुर प्रवास के दौरान सहायता की। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 को रोहिलखंड की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जीबी मालेसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा है। इसके बाद रोहिलखंड बरेली में खान बहादुर खान बख्त खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वक्त खां को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार नियुक्त किया तथा खान बहादुर साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। बख्त खां रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। आइए अन्य बारे में भी जानते हैं। असम में दीवान मनीराम कंदपेश्वर को सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। मणिराम को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही नामक 2 राजकुमारों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। गुलाब सिंह ने अंबाला में नेतृत्व किया। सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मंदसौर विद्रोह का नेतृत्व शहजादा फिरोज ने किया। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया। गोवा में दीपूजी रांगा, बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद बलीदाद खां और मुल बगाल स्वामी ने कोयम्बटूर में, अरुणगिरी कृष्णा ने चिंगलपुट, गुलाम गौस तथा सुल्तान बख्श ने मद्रास, भीमराव मुडरगी एवं छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया। सोना जी पंडित, रंगा राव
पांगे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने हैदराबाद में मुल्ला सली और कोन जी सरकार एवं विजय कुदरात कुंजी मामा ने केरल में, चिंता भूपति ने गोलकुंडा में, सदरुद्दीन नामक किसान ने मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किया। कदम सिंह मेरठ, देवी सिंह मथुरा, गजाधर सिंह गोरखपुर और राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने कुल्लू में विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदार शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। बिहार के आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र विद्रोह से प्रभावित था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। अंग्रेज अधिकारी एवं क्रांति के दौरान इटावा के कलेक्टर रहते हुए सिपाहियों की सहायता से हिंदुस्तानी स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाए थे। बनारस में सिख सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांति के दौरान विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। 1857 के विद्रोह के बाद अवध तालुकेदार अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। 1857 की क्रांति में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नामधारी सिखों ने किया। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराज, नेपाल के राणा, अन्य सरदार तथा बड़े जमींदार विद्रोह को कुचलने में मदद की। इन शासकों का सहयोग पर लॉर्ड कैनिंग कहता है, इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई एवं मद्रास इसलिए सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि वे सापेक्षित रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। बड़ौत परगना उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौरान शाहमल ने किसानों को संगठित किया था। विद्रोह की असफलता के कारण एकता, संगठन साधनों की कमी। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की और अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोहियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। विद्रोह सीमित क्षेत्र उत्तर भारत में हुआ। पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि स्थानों के शासक बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद की। सिंधिया अंग्रेजों के सर्वाधिक वफादार थे। सिंधिया ने कहा, अंग्रेजों के लिए भारत सुरक्षित रखें। 2. विद्रोहियों के पास योग्य कुशल नेतृत्व की कमी थी, जबकि अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। जॉन लॉरेंस ने कहा, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। विद्रोहियों के पास सुनियोजित योजना व भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं था। लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। बीडी सावरकर। व्यापारियों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी तटस्थ रहे। यदि भारतीय उत्साह एवं साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। W.H. रसेल। निश्चित समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। यदि तय समय 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर संग्राम आरंभ होता तो पुनः अंग्रेजों के लिए पुनः विजय करना संभव नहीं होता। मालेसन। लेकिन 1857 के विद्रोह भावी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बना व असफल होकर भी अपने उद्देश्यों में सफल रहा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अंग्रेज राष्ट्रीय इतिहासकारों में मतभेद है। सबसे पहले जानते हैं अंग्रेज इतिहासकार। अंग्रेज इतिहासकारों में J.W. जॉन विलियम के, मालेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, सीले, P.E. रॉबर्ट्स, होम्स 1857 के विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं। कुछ समकालीन भारतीयों ने भी इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, जैसे मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में थे। दुर्गा दास बंदोपाध्याय बरेली। सर सैयद अहमद खान भी 1857 बिजनौर में सदर अमीन थे, प्रमुख हैं। मोइनुद्दीन ने 1857 की क्रांति पर खदंगे गदर पुस्तक लिखी। मोइनुद्दीन ने 1857 की क्रांति पर खदंगे गदर पुस्तक लिखी। सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर पुस्तक लिखी, जिसका नाम असबाब बगावत हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। 1857 की क्रांति के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 में सैनिक विद्रोह माना।
सर जॉन सीले 1857 के विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 के विद्रोह में किसानों व सामान्य लोगों ने भी भाग लिया, अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। बेंजामिन डिज़रायली 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिज़रायली बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िया की भूमिका निभा रहा था। मालेशन जो अंग्रेज था मेमने के रूप में भेड़िया की भूमिका निभा रहा था। मालेशन भारत पर हमारे अधिकार का उद्देश्य देश को ईसाई बनाना। मेजर एडवर्थ कहता है कि भारत पर हमारे अधिकार का उद्देश्य क्या है, इसको ईसाई बनाना। मिर्जा गालिब 1857 के कत्ले आम के गवाह थे। उर्दू शायर मिर्जा गालिब क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित थे। मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। विभिन्न विचारकों के विचार, कट्टरपंथियों का, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, LER यानी कट्टरपंथियों का, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम था। LER सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, TR होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम, W टेलर। राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली कंजर्वेटिव पार्टी का नेता। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, BD सावरकर। पट्टाभी सीतारमैया और SN सेन ने भी सावरकर के मत का समर्थन किया। राष्ट्रीय विप्लव, ताराचंद। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम एवं राष्ट्रीय विद्रोह, अशोक मेहता। श्वेत जाति एवं काली जाति के मध्य संघर्ष, जॉन विलियम के। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का एक षड्यंत्र, PE रॉबर्ट्स। लाला लाजपत राय, यंग इंडिया अखबार में लिखा 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी। ये विद्रोह वास्तव में सैनिक विद्रोह था। चार्ल्स राइक्स जन विद्रोह था। जॉन ब्रूस नाडन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास, मालेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा, एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। ईसाई मिशनरी तथा इवेंजेलिकल विचारधारा वाले इस विद्रोह को ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति मानते हैं। ये केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। स्टेनले बुलपर्ड, डॉक्टर SN सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि डॉक्टर सेन के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नहीं थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। कार्ल मार्क्स, ताराचंद, SB चौधरी एवं विश्वेश्वर प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम ही माना। साम्यवादी नेता पूरन सिंह जोशी ने विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में माना। इस बात से स्पष्ट स्वीकार की जाती है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था। निष्कर्षतः 1857 का विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी व राष्ट्रवादी था, किंतु विद्रोहियों में राष्ट्रता की भावना का अभाव था। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी विद्वान एकमत हैं कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कुछ पुस्तकें, 1857 1857 SN सेन, 1857 SN सेन, द स्क्वाय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857 RC मजूमदार, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रिनेसांस RC मजूमदार, थेरीज एंड इंडियन म्यूटनी 1857-58 SB चौधरी, सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1765 से 1857 शशि भूषण चौधरी, सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटनी 1857-1859 शशि भूषण चौधरी, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी चार्ल्स बेल, द लास्ट मुगल विलियम डलरिम्पल, अवध रिवोल्ट 1857-58 रुद्राक्ष मुखर्जी, पीजेंट एंड राइक एरिक स्टोक, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-58 मार्क्स एंड एंजिल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 GB मालेसन, द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैकम,
जॉन विलियम के 3 खंड हिस्ट्री ऑफ स्पॉय वार इन इंडिया लिखी। जॉन विलियम ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ स्पॉय वार इंडिया लिखी, जिसमें संशोधन कर मालेसन ने 1888-89 के में हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी 1857-58 लिखी, जिसके 6 खंड हैं। डॉक्टर रमेश चंद मजूमदार ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य मजूमदार को सौंपा, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रथम भाग के प्रारूप सरकार को स्वीकृत नहीं दी। मजूमदार 1955 में सरकारी इतिहास लेखन कार्य से अलग हो गए। उन्होंने अपने ग्रंथ को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कराया। इसके बाद सरकार ने ताराचंद को सौंपा। ताराचंद की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित कराई। अतः ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। ताराचंद ने भारत में राष्ट्रवाद नामक पुस्तक भी लिखी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास S.N. सेन ने भी लिखा। इनकी पुस्तक 1857 पुस्तक है। इस सरकारी इतिहास का प्रस्तावना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी। एडवर्ड जॉन थॉमसन ने 1925 में 1857 की क्रांति पर द अदर साइड ऑफ मेडल लिखी, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से क्रांति का मूल्यांकन किया गया है। विद्रोह का परिणाम। 1857 के विद्रोह का परिणाम। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार 1858 के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। 1858 के अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाले ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव का जॉन स्टुअर्ट मिल था। यानी 1858 अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त करने का विरोध करने वाला ब्रिटिश संसद प्रस्ताव जॉन स्टुअर्ट मिल था। कंपनी पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया। भारत सचिव के अधीन 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया। कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। देशी रास्तों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। विक्टोरिया ने 2 जनवरी 1859 को आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को माफ करने की घोषणा की, बशर्ते किसी अंग्रेज की हत्या में सीधे शामिल आरोपी न हो। भारतीय राज्यों के विलय की नीति का त्याग कर दिया। राजाओं को गोद लेने की अनुमति फिर से प्रदान की गई। ब्रिटिश सरकार ने लोगों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने व प्राचीन परंपराओं को सम्मान की नीति को अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीति अपनाई। ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए 1861 में पील कमीशन गठित किया गया। रिपोर्ट के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या व अनुपात को बढ़ा दिया गया। तोपखाना अपने पास रखा। 1861 ईस्वी की सेना सम्मिश्रण आर्मी एमलिशन स्कीम के तहत कंपनी सेना सरकार को हस्तांतरित की गई। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000, ब्रिटिश सैनिकों की 45,322 थी। क्रांति के बाद भारतीय सैनिक 1,40,000 कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में सैनिकों का अनुपात 1:2, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1:3 रखा गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन मुख्य रूप से गोरखा, सिख, पंजाब प्रांत से किया। 1914 में भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आए थे। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा। विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने लिखा, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। अतः अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। भारतीय सिविल सेवा। लॉर्ड डलहौजी के समय निर्णय लिया गया सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जाएं, खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाएं, जिसमें अंग्रेजों के ज्ञान को वरीयता दी जाए, अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाए। 1853 के अधिनियम के तहत 1854 में पहली बार लंदन में भारत